Good morning, student. First of all, I thanks to Surya Shekhar Tripathi, and because of due to his relentless effort, the online classes is going on in CBSE Law College. We were discussing the lapse of an offer, and in lapse of offer, we had discussed the revocation of notice of revocation, and in notice of revocation by the offerer to the offeree, we had discussed until the revocation notice is received by the offeree, the offer can be accepted by the offeree and the binding contract may come into existence. मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैंने कल से प्रस्ताव के खंडन संबंधित विषय को पकड़ा है और इसमें मैंने कल चर्चा किया था कि प्रस्ताव के खंडन संबंधित सूचना के माध्यम से आप प्रस्ताव को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव के खंडन संबंधित सूचना जब तक प्रस्तावकर्ता को नहीं मिलता है तब तक प्रस्तावकर्ता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और प्रस्ताव की स्वीकृति के फलस्वरूप संविदा अस्तित्व में आ सकता है। मैंने आपसे चर्चा किया कि कैसे एक नीलामी होती है और उस नीलामी के दौरान एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, लेकिन फॉल ऑफ हैमर मीन्स नीलामी में हथौड़ा जो होता है, हथौड़ा गिरने का मतलब होता है स्वीकृति। फॉल ऑफ हैमर, बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, वह व्यक्ति पुनः यह कह देता है कि यह जो मैंने दिया है प्रस्ताव उसको मैं खंडित करता हूँ, जिसके माध्यम से प्रस्ताव खंडित मान लिया जाता है। कल मैंने प्रस्ताव के खंडन संबंधित सूचना से रिलेटेड आपसे चर्चा किया था। आज मैं और कल मैंने चर्चा किया था कि यदि समयावधि समाप्त हो जाए, समयावधि के समापन के साथ भी प्रस्ताव खंडित समाप्त हो सकता है। लैप्स ऑफ एन ऑफर, नंबर 2 पॉइंट, लैप्स ऑन ऑफर, लैप्स ऑफ एन ऑफर, लैप्स ऑफ नंबर 2 पॉइंट, by the lapse of time, by the lapse of time, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। if time stipulated, अगर समय निर्धारित है, यदि समय निर्धारित है तो उस समय के निर्धारण की अवधि के अंतर्गत आपको प्रस्ताव स्वीकार करना है। यदि वह समय समाप्त हो जाता है तो प्रस्ताव की स्वीकृति आप नहीं कर सकते और प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। एंड इफ टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड, इफ टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड, अगर समय निर्धारित नहीं है, जहां समय निर्धारित है, जहां समय निर्धारित है और जहां समय निर्धारित नहीं है, जहां समय निर्धारित है, if the offerer at the time of the giving of the offer has fixed a time that within that time
you must accept the offer. Fortunately or unfortunately, you have not accepted the offer within that stipulated period, within that fixed period, then that very offer shall be treated as lapsed offer. अगर प्रस्तावकर्ता के द्वारा प्रस्ताव देते समय यदि कोई समय निर्धारित कर दिया है और उस समय अवधि के दौरान यदि आप स्वीकृति नहीं करते हैं तो समय अवधि के पूर्ण होने के साथ साथ और उस समय अवधि में यदि आपने स्वीकृति नहीं दिया है और समय अवधि पूरा हो गया तो मान लिया जाएगा प्रस्ताव ऑटोमेटिक खंडित हो गया। ये तो है जहां पर समय निर्धारित है। जैसे उदाहरण है, ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि मेरी एक साइकिल है, मैं उसको 200 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, 200 रुपए में, और यदि आप एक सप्ताह के अंदर if you shall not accept within a week, then you are not entitled to accept the offer. अगर ये कहता है कि अगर एक सप्ताह के अंदर यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो स्वीकृति का हक जो है वो समाप्त माना जाएगा, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर प्रस्तावकर्ता ने एक सप्ताह का समय निर्धारित कर दिया साइकिल लेने को लेकर, और यदि भी एक सप्ताह के अंदर उसको स्वीकृति नहीं देता है तो एक सप्ताह के समाप्त होते ही प्रस्ताव अपने आप खंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी ऑफर यू शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एंड बाय व्हिच नो कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। समय अवधि समाप्त होते ही और उस समय अवधि में आपने यदि स्वीकृति नहीं किया तो वह प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा और उस प्रस्ताव के आधार पर भविष्य में आप स्वीकृति करते हुए कोई भी संविदा स्थिति में नहीं ला सकते हैं। बहुत बच्चों ने हमें वीडियो के माध्यम से भी कहा कि सर ज़्यादातर हिंदी बोलिए, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी बिकॉज ऑफ आई हैव ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल एंड आई हैव टॉट देयर इन 10 years। आपसे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे साथ जो टर्म मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ाता हूँ, अगर थोड़ा सा आप डिक्शनरी का प्रयोग करिए। मैंने आपसे कहा है बात को बहुत आसानी से आप समझ ले जाएंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंगाल में हुई है और मैं लगभग एक लंबे समय तक वहाँ टीचिंग का कार्य किया और यह थोड़ा सा मेरे लिए कठिन होता है कि मैं शुद्ध हिंदी लिख सकूं या बोल सकूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि विषय को जितनी सरलता से हो सके आप लोगों को मैं बता ले जाऊं। बच्चों का वीडियो उसमें कमेंट भी आता है सर थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग करिए, तो मैं भरसक प्रयास करूंगा बच्चों कि आप लोगों को हिंदी का प्रयोग करते हुए पूरे विषय को मैं समझाऊँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी मेरी सहूलियत के लिए मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इफ़ एनी टफ वर्ड यू विल गेट तो बेटर टू टेक द हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी से मीनिंग को समझने, उस मीनिंग को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर पढ़ाने के कारण और पढ़ाई लिखाई सब इंग्लिश में होने के कारण थोड़ा सा हिंदी हमारी कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। एंड आई होप सो दैट मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर हिंदी बोलने का और सरल हिंदी का प्रयोग करूँगा जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इफ टाइम इज स्टिपुलेटेड, यदि किसी प्रस्ताव में समय निर्धारित है तो आपको उसी समय अवधि के तहत आपको स्वीकृति करना है, और जैसे ही प्रस्ताव का वह समय अवधि समाप्त हो जाता है तो स्वीकृति का जो अधिकार है वो भी समाप्त मान लिया जाएगा, प्रस्ताव खंडित हो जाएगा। अब दूसरा है, कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जहां पर समय निर्धारित नहीं होते हैं, तो वहां पर कैसे क्या होगा, वहां पर कैसे समस्या का निस्तारण किया जाएगा। If the time is not stipulated in an offer, then what shall happen? By which method the problem shall be solved? कैसे किया जाएगा? On the basis of a theory of reasonable time. एक theory है reasonable time, REASONABLE, reasonable time.
रिजनेबल टाइम का मतलब युक्त समय, युक्त समय। युक्त समय एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है। युक्त समय के व्यतीत हो जाने पर ही मान लिया जाएगा कि आपने प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, प्रस्ताव में आपने रुचि नहीं रखी, जिससे कि प्रस्ताव खंडित हो जाएगा। और युक्त समय का निर्धारण मुख्य रूप से वाद के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। याद करिए, तथ्य एवं परिस्थिति, तथ्य एवं परिस्थिति, तथ्य एवं परिस्थिति। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इंग्लिश, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर किसी भी वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर, तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाएगा। तथ्य और परिस्थिति, जैसे आप कोई टीवी खरीदने जाते हैं तो वहां पर आप प्रस्ताव देते हैं, तो प्रस्ताव जो दिया गया है उस प्रस्ताव को टीवी को खरीदने में, स्वीकृति देने में कितना समय लग सकता है। एक प्रूडेंट व्यक्ति, एक स्थिर प्रज्ञ वाला व्यक्ति कितना समय ले सकता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो हर वाद की स्थिति और परिस्थितियों को कोर्ट समझेगा और समझने के पश्चात ये तय करेगा कि कौन सी स्थिति और परिस्थिति है जिससे कि युक्त समय का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट फुलफिल हो। जैसे मैंने क्या कहा, रीजनेबल टाइम जो है, रीजनेबल टाइम के तहत ही आपको कोई भी प्रस्ताव को स्वीकृति देनी है और केस के वाद एवं तथ्य को केंद्रित करते हुए निर्धारित किया जाएगा कि प्रस्ताव और स्वीकृति को कैसे, प्रस्ताव को कैसे स्वीकृत किया जाए। इसीलिए तथ्य परिस्थितियों में, जैसे मेरा एक केस है, रैम्स गेट विक्टोरियल होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफायर। रैम्स गेट विक्टोरियल कंपनी, रैम्स गेट विक्टोरियल होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफायर, FIOUR 1933 का एक केस है। 1866 का केस, 1866 का केस है। और इस केस के आधार पर इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने, आर ने 23 जून को शेयर खरीदने के लिए कंपनी को प्रस्ताव भेजा था, आर नामक व्यक्ति ने कंपनी में शेयर लेने के लिए, शेयर खरीदने के लिए 23 जून को भेजा था और कंपनी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति लगभग 26 नवंबर को किया। तो इसमें आर ने, यह कंपनी थी, आर ने उस स्वीकृति को ठुकरा दिया या कहकर कि दिस वाज अ वेरी सिंपल केस of a reasonable time, and easily you can understand the reasonable time. I have given the offer to a company. मैंने एक प्रस्ताव कंपनी को दिया था कि मैं आपका शेयर खरीदना चाहता हूं। क्या इस शेयर को खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए 5.5 महीने 5 महीने लग सकते हैं? यह चीज तो 2-3 दिन, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन में तय करके आपको सूचना दे देना चाहिए था, लेकिन आपने इस छोटे से विषय को निर्णय लेते समय, निर्णय लेने में आपने पूरा कितना महीना लगा दिया?
5 महीना लगा दिया। जून से आप नोट करिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना आपने लगा दिया। तो क्या ये 5 महीना लगाने में क्या ये हम नहीं कहेंगे कि रीजनेबल टाइम जो है, इसमें रीजनेबल टाइम कंसेप्ट जो है अप्लाई किया जाएगा? One has given the offer to purchase a share in a company and company took 5 months to decide whether the share shall have to purchase that particular person or not। मतलब एक कंपनी को 5 महीने लग गए यह तय करने में कि वह शेयर, उससे 5 महीने लग गए कि उस शेयर उसे खरीदेगा। तो मैंने आपसे बताया था जहाँ टाइम फिक्स है वहाँ पर समयावधि के तहत ही स्वीकृति करें, जहाँ समयावधि फिक्स नहीं है तो वहाँ पर भी युक्त समय के आधार पर युक्त समयावधि को ध्यान में रखते हुए भी स्वीकृति करें। आपने इस केस को भी देखा। अब थर्ड इंपॉर्टेंट परिस्थिति है जिससे कि आपका प्रस्ताव खंडित होगा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट बाय फेलियर ऑफ कंडीशन, by failure to fulfill the condition precedent, means यदि प्रस्ताव देते समय स्वीकृति के पूर्व कुछ शर्त निर्धारित कर देता है, अर्थात पहले आप मेरी शर्त को पूरा करिए तब आप स्वीकृति आप करने के लिए सक्षम होंगे, तभी आप इस स्वीकृति कर सकते हैं। यदि इस तरह की बात प्रस्ताव देते समय करता है तो पहले आपको उसकी शर्त पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप शर्त प्रीसिडेंट कंडीशंस को फुलफिल आप नहीं करते हैं, पूर्व शर्त को आप पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति प्रस्तावकर्ता के द्वारा निर्मित की गई है या ऐसा प्रस्ताव दिया गया है तो वहां पर आपको पहले शर्त को पूरा करना पड़ेगा, और शर्त को पूरा जब आप करेंगे तो तभी आप प्रस्ताव की स्वीकृति कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कोई बात नहीं, पहले आपको प्रस्ताव के शर्त को पूरा करना है तब आपको स्वीकृति, यू शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट दी ऑफर। मीन्स जैसे ए अपना मकान 50,000 रुपए में बी को बेचने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि तुम्हें 15 दिन के अंदर, विदिन 15 डेज यू मस्ट पे 30,000। 15 दिन के अंदर पहले आप 30,000 हमें दे दो, उसके बाद ही आप प्रस्ताव की स्वीकृति करोगे और तभी मैं आपको मकान अपना बेचूंगा। यदि इस तरह का प्रस्ताव दिया जाता है प्रस्तावकर्ता के द्वारा तो वहां पर पहले आपको शर्त जो निर्धारित किया गया प्रस्तावकर्ता के द्वारा, पहले आपको शर्त फुलफिल करना पड़ेगा और शर्त के पूर्ति होने के पश्चात ही आपका प्रस्ताव जैसे ही आप स्वीकृति करेंगे तैसे ही आप जैसे शर्त की पूर्ति करते हैं तैसे ही आप स्वीकृति करने के योग्य रहेंगे। और इसके बाद है बाय डेथ और इंसैनिटी। बाय डेथ, अगर प्रस्तावकर्ता मर जाता है या पागल हो जाता है, बाय डेथ और इंसैनिटी इसके बाद का चौथा पॉइंट है, बाय डेथ और इंसैनिटी। बाय डेथ और इंसैनिटी, यदि प्रस्ताव देने के बाद प्रस्तावकर्ता मर जाता है या पागल हो जाता है तो उसके मरने या पागल होने के पश्चात ही प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। लेकिन यदि स्वीकृतकर्ता को यह जानकारी नहीं होती है
कि प्रस्तावकर्ता मर गया है या पागल हो गया है, तो उसकी अनभिज्ञता में यदि प्रस्ताव को स्वीकृति दे देता है तो वह स्वीकृति वैध मानी जाएगी। इसको नोट करे रहिएगा। इन द इग्नोरेंस ऑफ द offerer that whether he has died, he is no more, or he has been insane, then after that very acceptance shall be treated as a valid acceptance. And the last one is by rejection, by counter offer. If once the offer has been given, it shall not be counter offered. Means he has by counter offer. Fifth point is by counter offer. By counter offer means he has given the offer to B that I want to sell my cycle by 200 rupees, and if B says that I want to purchase it by 190, then by that rejection the offer shall be treated as dead, and the dead offer cannot be accepted again. By rejection, once the offer is rejected, it shall be treated as dead. अगर एक बार प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है तो वह प्रस्ताव पूरा उस आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।